केमिस्ट्री। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ था मूल कणों के बारे में। कौन कौन से मूल कण थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। वैसे तो मूल कण आजकल मूल कणों की संख्या जो है 30 से भी ऊपर हो चुकी है। जैसे आपका हो गया पॉजिट्रॉन, हो गया न्यूट्रिनो, हो गया पाई मेसॉन, हो गया फोटॉन, हो गया। ये सब क्या है? मूल कण ही है। तो वो देखते हैं हम। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। न्यूट्रिनो का आवेश होता है 0। इसकी खोज किसने की थी? पाउली ने की थी। पाई मेसान, इसका आवेश होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। पाई मेसान का जो आवेश होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ये अस्थायी कण होते हैं। इनका जीवन काल जो होता है वो 10⁻⁻8 सेकेंड का होता है। इसकी खोज किसने की थी? युकावा ने की थी। अगला है फोटॉन। फोटॉन का आवेश 0 होता है। इसकी खोज आइंस्टाइन ने की थी। इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो ये रहे आपके मूल कण। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले विलियम क्रूक ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था 1879 में। उन्होंने सबसे पहले एक कांच की नली ली, 60 सेंटीमीटर कांच की नली ली। उसके बाद क्या किया? दोनों तरफ मेटल लगा दिया। कांच की नली ली और उसमें दोनों तरफ क्या कर दिया? मेटल लगा दिया, ताकि क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी पास करा जाए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। इसमें किसी गैस को भर दिया गया, चाहे वो एयर ही हो, हवा भी आप भर सकते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया गया और वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी थी? 1000 वोल्ट विद्युत धारा के बराबर थी। इसका मान जो था 1000 वोल्ट विद्युत धारा के बराबर था। तो इसमें क्या होता है? किसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें हवा आप भर देंगे या कोई अन्य गैस भर देंगे तो इसमें किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। और इलेक्ट्रिसिटी जब पास नहीं करेगी तब क्या होगा? गैस से जो विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। गैस से जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये क्यों नहीं होती है विद्युत धारा प्रवाहित? क्योंकि ये क्या होता है? विद्युत का इंसुलेटर होता है। गैस जो होता है वो विद्युत का इंसुलेटर होता है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले ये कांच की नली, 60 सेंटीमीटर कांच की नली ले लिया हमने और दोनों तरफ एक मेटल लगा दिया, ठीक है। और इसमें फिर क्या हुआ? ये यहाँ से हमने क्या किया? 10,000 वोल्ट विद्युत धारा हमने प्रवाहित की यहाँ से। और जब इसमें हमने क्या किया कि गैस भर दिया तो किसी भी तरफ से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि जब आप गैस भर देंगे या हवा भर देंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये विद्युत का इंसुलेटर होता है। गैस जो होता है वो विद्युत का इंसुलेटर होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे? प्रेशर देंगे इसको और उसके बाद फिर इसको दोनों तरफ से जोड़ दिया जाएगा, कैथोड और एनोड से। और यहाँ से ये एक किरण, रेज निकलती हुई दिखाई देंगी आपको। ये क्या होती हैं? दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती हैं ये रेज, ठीक है। और यहाँ पे ये इस दीवार से जाएंगी और यहाँ से टकराएंगी। और जब यहाँ से टकराएंगी तो हरे रंग की एक प्रतिदीप्ति लाइट उत्पन्न होती है, ठीक। अब हम देखते हैं 1 एटमॉस्फेरिक मतलब एक वायुमंडल पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और उसके बाद जब हम प्रेशर और कम करते हैं 10⁻⁻2 एटमॉस्फेयर यानी 10⁻⁻2 वायुमंडल पर जब गैस से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जब और हम वायुमंडल में प्रेशर को कम करेंगे, है ना, 10⁻⁻2 कर देंगे, बहुत कम कर दिया हमने। जब 10⁻⁻2 कर देंगे तो गैस से एक प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक है। और फिर जब 10⁻⁻2 से भी कम कर देंगे तो क्या होगी? प्रकाश का उत्सर्जन होना ही क्या होगा? बंद हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा? हरे रंग की प्रकाश की एक आभा दिखाई देती है। इलेक्ट्रॉन वो कहाँ दिखाई देती है? हरे रंग की प्रकाश की आभा हमने कहा ना अपोजिट साइड में, यहाँ आपका यहाँ से शुरू होती है रेजेस निकलने
और अपने अपोजिट साइड में दिखेगी कैथोड की तरफ, है ना। उसके बाद फिर क्या है अगला पॉइंट, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर दाब पर विसर्जन नली में कैथोड के सामने वाले दीवार पर हल्के हरे रंग की प्रतिदीप्त फ्लोरेसेंस, हल्के हरे रंग की प्रतिदीप्त फ्लोरेसेंस उत्पन्न होता है। यह प्रतिदीप्त कैथोड किरणों के कांच की दीवार से टकराने से उत्पन्न होता है। जब ये यहाँ से कांच की दीवार से, ये नली आपने कांच की लगाई है ना, इसकी दीवार से जब ये टकराएगी तो यहाँ पे हरे रंग की लाइट आपकी उत्पन्न होगी। अगला अब हम देखते हैं कैथोड किरण होता क्या है। कैथोड किरण या कैथोड रेज़, जब विसर्जन नलिका के सिरों पर 20 किलोवोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है और उसका दाब 0.1 ml मीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है, तो उसकी कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलती है। इसे ही क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कैथोड किरणें होती क्या हैं। जब विसर्जन नलिका के, जो विसर्जन नलिका है उसके दोनों सिरों पर हम कितना 20 किलो वोल्ट का विभवांतर लगाएंगे और उस पे जो दाब होगा वो कितना होगा 0.1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर मीटर पारे का 1 मिलीलीटर पारे के स्तंभ के क्या होता है बराबर होता है। और इसमें एक आपको क्या इलेक्ट्रॉन पुंज निकलती हुई दिखाई देगी और यही क्या है आपका कैथोड किरणें हैं। अब इसके गुण हम देख लेते हैं। तो इसके गुण क्या होते हैं, यह सीधी रेखा में चलती है, या क्या होती है सीधी रेखा में चलती है। तो इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने बताया था, किसने बताया था, विलियम कुक ने बताया था। इन्होंने बताया था कि जब कोई, इन्होंने बताया था प्रूफ करने के लिए कि विकिरण के बीचों बीच जब किसी चीज को हम रख देंगे तो उसकी छाया पीछे उसका प्रतिबिंब दिखेगा। तो यही बताया गया कि ये किरणें क्या होती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। पॉइंट 2 है, ये किरणें अदृश्य होती हैं। अगला पॉइंट है, इनका वेग प्रकाश के वेग के 1/10 गुना होता है। और अगला है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये किरणें क्या करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। और 5वां है, इनकी भेदन क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है। और नोट में आप देख लीजिए लिखा हुआ है, जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे आपका हो गया टंगस्टन पर गिरती हैं तो ये एक्सरेज उत्पन्न करती हैं। बताया गया कि जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु पर, जैसे टंगस्टन हो गया, अगर उस पे गिरती हैं तो ये वहां पे क्या होगी, एक्सरेज उत्पन्न करेगी। एक्सरेज तो आप जानते ही है ना कि ये जो बहुत हड्डियों को पार करके उसकी फोटोग्राफिक कर लेता है। आप एक्सरे का नाम सुने होंगे, है ना। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। अब हम अगला टॉपिक अगले दिन लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।